हेलो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल डिस्कशन पार्ट 8 एक्सरसाइज 1 के हमने 1 से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 7 के अंदर। आज अपने डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 के ही 31 से लेके 60 क्वेश्चंस। तो जो जो तुम्हारे डाउट हैं तुम लोग देख लो, कवर अप कर लो अपना और काम पूरा कर लो। 31 से 60 शुरू करें। देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ए पॉइंट, एक स्लैब आपको दिखा रखी है। ठीक है, मॉड्यूल आपके पास होगा, आप देखो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस्ड इन पाथ ऑफ द बीम शिफ्टेड बाय, शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है। शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू टी 1 - 1 बाय म्यू। ठीक है, तो शिफ्टिंग तो इतनी है। अब ये टुवर्ड्स है या अवे है। अगर नॉर्मली कुछ भी नहीं दे रखा तो हम मानते हैं टूवर्ड्स। एस अगर पॉजिटिव आता है तो टूवर्ड्स होता है, ठीक है। लेकिन और नेगेटिव आता है तो क्या होता है, अवे होता है। लेकिन ये जो बात है ना, ये ना रियल ऑब्जेक्ट के लिए होती है। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल, जैसा इस क्वेश्चन में दिखाया गया है, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जब सेम चीज लिखोगे तो वर्चुअल में जो पॉजिटिव आएगा, वर्चुअल में जो पॉजिटिव आएगा वो आपका क्या माना जाएगा, अवे माना जाएगा। वर्चुअल का जो पॉजिटिव है वो अवे माना जाएगा और वर्चुअल का नेगेटिव क्या माना जाएगा, टू वर्ड्स माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देखो क्वेश्चन के अंदर वर्चुअल है, ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो आया है लेकिन साथ ही साथ वर्चुअल होने की वजह से टूवर्ड्स होगा या अवे होगा, अवे होगा क्योंकि टूवर्ड्स है, अवे है क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो अवे हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो प्लस टूवर्ड्स माइनस अवे, और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अवे, और माइनस क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा। क्लियर, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 32, थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था ये लेकिन आसान था। क्वेश्चन नंबर 32, रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डेप्थ 8 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, बॉटम एट डेप्थ। सिंपल, वही क्वेश्चन कौन सा, डी डैश बाई डी इक्वल टू n2 बाई n1। सिंपल, डी डैश आपसे पूछा गया है, डी आपको 8 दिया गया है, n2 क्या देखना चाह रहे हो, बॉटम देखना चाह रहे हो। अगर बॉटम देखना चाह रहे हो तो इसका मतलब रे किधर जा रही है, बाहर जा रही है, तो यानी कि 1/4/3। तो सोल्व कर लो, डी डैश कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। सिंपल, डी डैश बाई डी n2/n1। ठीक है, कैसा डायग्राम बना होगा इसका, इसका डायग्राम ऐसा बना होगा। हम बॉटम देखना चाह रहे हैं तो रे इधर निकलेगी, यानी ये बन जाएगा n2, ये बन जाएगा n1। डन, तो n2 हो गया 1, n2 हो गया 1 और n1 हो गया 4/3। क्लास के अंदर काफी क्वेश्चन किए हमने ऐसे, इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या आंसर आ गया, 6 मीटर, यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन TIR स्टार्ट हो गया है। तो कह रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई इज दिस क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। क्रिटिकल एंगल होता है क्या, NR/ND अगर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, VD/VR अगर अपने को वेलोसिटी दे रखी है, या λD/λR अगर अपने को वेवलेंथ दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को वेवलेंथ दे रखा है, तो साइन सी, साइन सी क्या लगाना पड़ेगा, λD/λR लगाना पड़ेगा साइन सी के लिए। अब यहाँ पे तुम देखो लैम्डा डी क्या बनेगा और लैम्डा आर क्या बनेगा। देखो, जो छोटी वैल्यू होती है ना वो लैम्डा डी बनती है और बड़ी वैल्यू क्या बनती है, लैम्डा आर बनती है। ध्यान रखना, छोटी वैल्यू यानी कि स्मॉल वैल्यू लैम्डा डी और बड़ी वैल्यू लैम्डा आर। तो इस क्वेश्चन में छोटी वैल्यू देखो कितनी है, 3500, 3500। और इस क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू कितनी है, 7000। तो छोटी वैल्यू लैम्डा डी बनेगी और बड़ी वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा आर। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दो तो भाई साइन सी देखने को मिलेगा 3500 अपॉन 7000। फॉर्मूला ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला हमारा है काम का, ये वाला। ये आगे काफी क्वेश्चंस में आज अपने को हेल्प करने वाला है ये फॉर्मूला, ठीक है, याद रख लेना। तो कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। साइन सी कितना आ गया, 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। वैसे भी अगर आप उल्टा कर देते, मान लो 7000/3500 कर देते तो 2 आ जाता। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होती नहीं है, इसलिए अपने को आइडिया लग जाता कि 1/2 होगा। बाकी कंसेप्चुअली चले तो वी हैव द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर देखेंगे क्या आ रहा है।
अब आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन लैम्डास पे मिलने वाले हैं। 34 में कह रहे हैं कि टीआईआर होता है जब लाइट रे कहां से कहां जाए। अच्छा, टीआईआर की कंडीशन क्या होती है? डेंसर से रेयरर जाना। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है, तो व्हेन वेव एंटर्स, किस में एंटर करना है? रेयरर में। तो ग्लास और एयर में, ग्लास क्या है? डेंसर है, तो इसमें तो डेंसर में एंटर कर रही है। एयर फ्रॉम वाटर, यानी कि एयर में एंटर करना है वाटर से। डेंसर टू रेयरर, यानी कि वाटर में एंटर करना है, कहां से करना है? फ्रॉम एयर। तो एयर फ्रॉम वाटर, यानी कि एयर से वाटर, कहने का मतलब क्या है पर्टिकुलरली? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हेन वेव एंटर्स इनटू रेयरर फ्रॉम डेंसर, स्टेटमेंट कैसे पूरा होगा? इनटू रेयरर फ्रॉम डेंसर। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें पहला रेयरर है दूसरा डेंसर है, पहला रेयरर दूसरा डेंसर। तो ग्लास और एयर में पहला डेंसर है, गलत हो गया। एयर और वैक्यूम में पहला डेंसर है, गलत हो गया। वाटर और एयर में पहला डेंसर है, गलत हो गया। ऑप्शन डी में पहला एयर है दूसरा क्या है? वाटर, इसका मतलब सही हो गया। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलरली। तो रे को कैसे ट्रेवल करना है? रे को ट्रेवल करना है ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग। कैसे ट्रेवल करना है? ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेंसर टू रेयरर। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। कैसे? मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 35 नंबर। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या कह रहे हैं। क्रिटिकल एंगल पूछा है आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो अभी आपको फॉर्मूला बताया मैंने, साइन सी एन आर बाय एन डी। हमें पता है कि छोटी वैल्यू एन आर होती है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर का ज्यादा होता है। तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली 4/3 छोटी वैल्यू है, और 3/2 क्या है? बड़ी वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा? 8/9। तो सी अगर मुझे लिखना होगा तो साइन इनवर्स 8/9। कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको? ये सी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, डन। तो चलो 35 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 क्या कहता है देखो। 36 में आपको बोल रहे हैं क्या? ऑब्जर्वर स्टार अपियर्स टू ट्विंकल। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये ना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन कब होता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दे रखा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, फैक्ट स्टार्स डू नॉट एमिट लाइट, कोई मतलब नहीं इसका, फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएट होगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और वैसे वैसे हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, मिराज आर ऑब्जर्व्ड। मिराज का एग्जांपल सिंपल किसका एग्जांपल होता है? टीआईआर का एग्जांपल होता है। और कौन से ऑप्शन में दिया? सेकंड ऑप्शन में। तो क्या आ जाएगा? बी। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? वेवलेंथ दे रखा है, ड्राइवर फ्रॉम इनसाइड वाटर लुक्स हुज नेचुरल कलर इज ग्रीन, ही सीज द ऑब्जेक्ट। देखिए, जो कलर होता है ना, कलर वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? फ्रीक्वेंसी की। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये लाइन आप अच्छी तरह दिमाग में सेट करके रख लो, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी ना, तब तक कलर नहीं बदलेगा। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तब तक कलर नहीं बदलेगा। और हमें पता है चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसका मतलब कलर नहीं बदलेगा। तो अगर वो ग्रीन है तो वो ग्रीन ही दिखाई देगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ए। फॉर एग्जाम्पल, एक येलो कलर की शर्ट को पानी में डालोगे तो वो येलो ही दिखाई देगी, रेड वाली रेड ही दिखाई देगी, ब्लू वाली ब्लू ही दिखाई देगी। इसका मतलब कि कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी कलर नहीं बदलेगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, डन। आगे बढ़े। 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक फैक्ट बेस्ड सवाल है, सीधा सीधा। लिटिल आफ्टर सेट्स बिलो द हॉरिजॉन्टल राइज बिफोर वगैरह, ये सब जो है ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? रिफ्रैक्शन ही आएगा, तो बी आंसर आएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर में आपको क्या कह रहे हैं? व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल्स इनटू सिंगल मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और स्पीड जो होती है ना वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, अगर आप देखो ध्यान से, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर आ गया बी। समझे? सिंपल सवाल चल रहे हैं, बेसिक सवाल चल रहे हैं। तो ये तुम्हारे सारे हो गए होंगे, सारे फैक्ट बेस्ड थे क्वेश्चन। 36 से 40 सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको भी आपने करना है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं 41 के अंदर?
प्रिज्म के सवाल शुरू हो गए हैं 41 से। ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी कि ए दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब 60 डिग्री। प्रिज्म के ऊपर पूरी DPP4 हमने सॉल्व करी है, तो उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको ये क्वेश्चंस करने में। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम है बच्चों, डेल्टा मिनिमम कितना है 30 डिग्री। क्या पूछ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसको करने के, या तो अपना बड़े वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर थोड़ा सा कंसेप्चुअली अगर आप हुक करो क्वेश्चन को, तो साइन आई बाय साइन आर। आर की वैल्यू हमें पता है, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होती है, a/2 यानी 60/2 कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, बात समझे। और अगर अपने को डेल्टा मिनिमम दिया गया है और ए दिया गया है, क्या हम आई निकाल सकते हैं, यस कैसे, डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस ए, मिनिमम डेविएशन के केस में। तो 2i क्या आएगा, डेल्टा प्लस ए, तो i क्या आएगा, डेल्टा प्लस ए बाय 2। डेल्टा बच्चों कितना दिया गया 30, ए कितना दिया गया है 60, अपॉन में कर दो 2, तो कितना मिलेगा 45 डिग्री। आई मिल गया 45 डिग्री, आर मिल गया 30 डिग्री। सीधा आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो बड़े वाला हमने बनाया है, उससे भी हो जाता, मैंने इससे कर दिया, एक ही बात है। अब n निकालना चाहो निकाल लो, n इज इक्वल टू साइन आई, साइन आई कितना निकाला हमने 45, अपॉन साइन आर, आर कितना निकाला 30 डिग्री। समझे, देखो आई 45 आर 30, वैल्यू रख दी, साइन 45 कितना हो गया 1/√2, और ये कितना हो गया 1/2, तो क्या मिल जाएगा √2 मिल जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला से भी डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमने तो फॉर्मूला से कर दिया ये कैसे हो गया, तो फॉर्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा। बड़ा जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हो, मैंने अलग तरीके से कर दिया। ठीक है, अगर इसको मैं फॉर्मूला से करना चाहूँ, फॉर्मूला लगा के करना चाहूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये फॉर्मूला होता है। ये मैं ऑल्टरनेटिव टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आपने फॉर्मूला से करना है तो आप फॉर्मूला से कर सकते हो। वैल्यू रख दे, साइन a प्लस डेल्टा m/2, ए कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, ए अपने को 60 और डेल्टा m कितना है 30, तो 90/2 ये आ जाएगा साइन 45 अपॉन साइन a/2 30। तो देखो डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच गए, इतना घूम के आने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको बता दिए, चाहे आप फॉर्मूला से कर लो चाहे जिससे मर्जी कर लो, आप सीधा सीधा यहाँ पहुंच जाओगे। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इससे डायरेक्ट आपका आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे तुम्हें लगे आसान वैसे कर सकते हो, आंसर सेम आएगा दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में देखिए क्या कह रहे हैं आपको, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर इज, रेड लाइट टू ब्लू लाइट। देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन ब्लू यानी लैम्डा रेड, एक मिनट, आपको बोला है रेड लाइट का ब्लू लाइट के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन रेड अपॉन एन ब्लू। अब अपने को पता है जो एन रेड अपॉन एन ब्लू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एन रेड अपॉन एन ब्लू विल बी लैम्डा ब्लू अपॉन लैम्डा रेड, ऐसे लिखा जाएगा। अब हमें पता है कि लैम्डा ब्लू जो है वो लैम्डा रेड से क्या होता है, कम होता है, वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। अगर वेवलेंथ कम होता है तो इसका मतलब ये जो रेशियो है, ये आपका जो लैम्डा ब्लू अपॉन लैम्डा रेड का रेशियो है, क्या ये लेस देन 1 आएगा, यस। इसका मतलब एन रेड अपॉन एन ब्लू क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अच्छा सवाल था, इजी सवाल था, लेकिन गड़बड़ हो सकती थी इस क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा ए। एन रेड एन ब्लू लैम्डा रेड लैम्डा ब्लू लेस देन लैम्डा रेड, इसका मतलब ये रेशियो 1 से कम आएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 43। आज थोड़ा टाइम टेकन नहीं है क्वेश्चन, थोड़े इजी इजी सवाल है, तो हो सकता है आपसे हो भी गए हो सारे, जो भी आपका डाउट हो आप देख लेना। 43, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्टर इज ग्रेटेस्ट, वही बात हो गई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लैम्डा कम, उल्टा चलता है। तो लैम्डा सबसे कम किसका है, चारों लाइट्स में से सबसे कम लैम्डा वॉयलेट का होता है। चारों लाइट्स में जो दे रखी है सबसे कम वॉयलेट का होता है। वॉयलेट का लैम्डा जो है ना वो मिनिमम है, इसका मतलब वॉयलेट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, तो क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। सीधा सीधा कंसेप्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे।
प्रिज्म का क्वेश्चन 44 नंबर क्या है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। देखो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है आई का जीरो हो जाना। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है आई का जीरो हो जाना। आगे बढ़े। एपेक्स एंगल मतलब ए कितना दिया है? 30 डिग्री। आगे बढ़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √2, एन दिया है √2। क्या पूछा है? डेल्टा पूछा गया। डेल्टा पूछा है। और ना मिनिमम डेविएशन पूछा आपसे। नहीं मिनिमम नहीं पूछा, सॉरी, सिर्फ डेविएशन पूछा है, मिनिमम नहीं पूछा। अब जब डेविएशन पूछा है तो क्या किया जाए? ये थोड़ा सिस्टमेटिक सवाल आपको करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया। पहले स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा पहली सरफेस पे। n1 sin i, n2 sin r1। क्लास में हमने किए इस तरह के क्वेश्चन। तो पहले आपको पहली सरफेस पे क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। n1 1 sin i 0 डिग्री, n2 sin r1। अब इधर कुछ भी हो, इधर जीरो आ गया तो r1 की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। तो पहले स्टेप में हम r1 निकालते थे। r1 निकालने के बाद हम क्या करते थे? a निकालते थे। a इज इक्वल टू क्या होता है? r1 प्लस r2, ये लगाते थे। तो a आपको दिया गया क्वेश्चन में, देखो एपेक्स एंगल 30 डिग्री दिया गया है, a दिया गया है 30, r1 0, r2। तो r2 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। r2 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। r1 0, r2 30। ठीक। अब बाहर निकलने के लिए स्नेल्स लॉ फिर से लगाते हैं। तो n1 sin r2, n2 sin e। n1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अपने को √2 दे रखी है, यूज कर लेते हैं √2। r2 निकाला sin 30, ठीक है, 1 sin e। √2 इंटू 1/2 sin e। तो आई विल गेट 1/√2 sin e। तो e कितना आ जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। ठीक है। अब हमें डेल्टा निकालना है। तो क्या होता है? i प्लस ई माइनस ए। आई हमें 0 दिया गया है, ई हमने 45 निकाल लिया है, और ए अपने को 30 दिया गया है। तो डेल्टा कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। डेल्टा मिनिमम डेविएशन नहीं था, इसलिए मुझे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि है ओरिजिनल प्रोसीजर। चले ऐसे समझे कैसे किया मैंने पूरा का पूरा? I0 A30 n√2। पहले मैंने R1 निकाल लिया, फिर मैंने ये वाला नियम लगाया, यहाँ से मुझे फिर स्नेल्स लॉ लगा के E मिल गया। वंस आई हैव E, फिर मैंने डेल्टा निकाल दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। तो आंसर कितना आ गया? A आ गया। ठीक है। इजी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो आई थिंक आपसे हो गया होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए अपने, 45 नंबर पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 60 डिग्री, √2 मिनिमम डेविएशन। इस बार मिनिमम डेविएशन पूछा आपसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है n√2, और प्रिज्म एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या पूछा है? मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा कितना होगा? तो डेल्टा का फॉर्मूला i प्लस ई माइनस ए, ये होता है। अब फिर से दो तरीके, या तो लंबा मेथड यूज कर लो, या जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगा दे, उससे भी काम बन जाएगा। अच्छा, इसमें दिया क्या क्या हुआ आपको? आपको दिया हुआ है, अच्छा, मिनिमम डेविएशन कब होगा? अगर रे ऑफ इंसिडेंट बी प्लेस, सॉरी, इसमें आपसे आई पूछा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा गया, ताकि मिनिमम डेविएशन हो जाए। तो कैसे करोगे? सिंपल। पहले आप एक काम करें, इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है एन क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। यहां पे आपकी ये हेल्प करेगा, साइन आई बाय साइन आर। एन अवेलेबल है, ए से हम आर निकाल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम डेविएशन है ना, तो आर क्या होता है? a/2 होता है, 60/2 होता है। कितना मिलता है? 30 मिल गया। लो, बिकॉज मिनिमम डेविएशन है, तो अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया। एन अवेलेबल, आर अवेलेबल, कर लेते हैं, खोल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ, चलो यहाँ देख लो क्या आ रहा है। एन अपने पास कितना आ गया? √2 साइन आई अपॉन साइन 30। तो साइन 30 का मल्टीप्लाई करोगे, साइन आई √2 इंटू साइन 30, यानी √2 इंटू 1/2, विच इज 1/√2। तो आई कितना आ जाएगा अपने पास? 45 डिग्री। आई कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्या आंसर आ गया? बी आ गया। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचोगे तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी बोल सकते हो, लेकिन इजी था सवाल वैसे।
आई आपसे पूछा गया, एन और आर आपको निकालने को बोला है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। तो इस फॉर्मूला का ना, इसका यहाँ पे, इस पर्टिकुलर का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं था यहाँ, ये कोई काम नहीं आया हमारे। सीधा सवाल हो रहा है, हम इसको स्किप किए बिना, स्किप करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, समझ गए? रिवाइंड करके देख लो आराम से क्या किया मैंने, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 46। देखो भाई 46 क्या कहता है, रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म एंगल 75 डिग्री, ए दिया गया 75 डिग्री, पासेस थ्रू प्रिज्म मीन से अदर क्रिटिकल एंगल पे गिरता है, क्रिटिकल एंगल पे गिरता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है आपको, कितना दिया गया, √2। अब क्रिटिकल एंगल पे गिरता है यानी कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल है, तो फर्स्ट फेस पे आपसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। अच्छा, अगर मैं डायग्राम बनाऊं प्रिज्म का, बेसिकली देखो ऐसा कुछ दे रखा है कि एक रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे, ठीक है, ऐसे यहाँ किसी एंगल पे गिरी, आई एंगल मान लेते हैं, और यहाँ से टकराई और इधर गई, और इधर ये जब इंसिडेंट हुई तो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हुई। यहाँ ध्यान रखना एक छोटी सी बात, क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हुई है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंस नहीं हुई, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस हुई है तो यहाँ पे जो लाइन इसके साथ जो रे जाएगी बच्चों, क्या वो 90 का एंगल बनाएगी? जब क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री, समझे? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता तो वापस आ जाती, क्रिटिकल एंगल पर है तो 90 डिग्री। मतलब मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या क्या है, मेरे पास अवेलेबिलिटी है ये √2 है, अवेलेबिलिटी है ई की 90 डिग्री वैल्यू अवेलेबल है। ठीक, मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म विल बी, कर डालो, कैसे करोगे? देखो ध्यान से, उल्टा चलना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लगाते हैं फिर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ये मुझे दे रखा है 75 डिग्री, ये दे रखा है, डन। अब इसको करने के दो तरीके हैं सिंपल, या तो आप n1 साइन आई और सी वगैरह लगा के कर लो, या आप इस सी की वैल्यू निकाल लो। कैसे? साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर बाय एन डी, साइन सी, एन आर कितना है 1/√2, तो सी कितना मिल गया मुझे 45 डिग्री। और क्या सी ही R2 है? हाँ, सी पे इंसिडेंट हो रही है, सी ही R2 है। अगर सी ही R2 है, अगर सी ही R2 है, इसका मतलब A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर सी ही R2 है तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 75 R1 प्लस R2, तो R1 कितना आएगा 75 माइनस 45 यानी 30 डिग्री। लो भाई, R1 आ गया। अब अगर R1 आ गया फिर तो क्वेश्चन खत्म है। कैसे खत्म है? अगर R1 आ गया तो हमें पता है N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन R1, N1 1 साइन आई चाहिए, N2 √2, और R1 तुमने अभी निकाला 45 डिग्री, ये देखो, सॉरी 30 डिग्री, 45 नहीं 30 डिग्री, अभी गड़बड़ हो जाती, 30 डिग्री, तो साइन आई √2 इंटू 1/2, तो साइन आई 1/√2, तो आई कितना आ जाएगा 45 डिग्री। लो, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ऑप्शन, कितना हो गया ऑप्शन, ऑप्शन बी आ गया अपना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन निकल आया 46 नंबर। ठीक है, तो थोड़ा देख लो आराम से, समझ लो बैक करके क्या क्या मैंने किया। अब इसमें मैंने ये किया, अब मुझे इस कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी, ई 90 डिग्री के बिना ही मेरा सवाल हो जाएगा। अगर मैं n√2 का यूज करूं, क्रिटिकल एंगल मैं निकाल लूं, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इसको अपने R2 बोलते हैं। एक बार अगर R2 आ गया तो फिर R1 आ जाएगा, और एक बार अगर R1 आ गया तो फिर मैं स्नेल्स लॉ का यूज करके क्या निकाल सकता हूँ, आई निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है ये तुम्हारा डाउट भी हो, तो क्लियर कर लो अपने इस डाउट को। 47 नंबर पे जा रहा हूं मैं। लाइट रे इंसिडेंट ऑन प्रिज्म एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड, डेल्टा इज मिनिमम, ओके। अब मिनिमम आते ही दिमाग में कुछ चीजें आ जाती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n √2, क्या पूछ रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पूछ रहे हैं, ठीक।
देखो अब या तो पैटर्न लगा लो या वही अपना स्नेल्स लॉ लगा दो, ज्यादा आसान रहेगा। क्यों? एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। एन कितना है बच्चों? √2। और ये कितना है? साइन आई मतलब साइन 45 अपॉन साइन आर। थोड़ा सॉल्व कर डालो। √2 1/√2 साइन आर। √2 को इधर भेज दो, √2 को इधर भेज दो, या साइन आर को इधर ले आओ। साइन आर कितना आ जाएगा? 1/2। तो यहां से आर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। स्नेल्स लो। मेरे से क्या पूछा है? ए पूछा है। अब मिनिमम डेविएशन के केस में आर जो होता है वो a/2 होता है, ये मत भूलना। तो ए कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। लो भाई, मिनिमम डेविएशन के केस में आर जो होता है वो ए के बराबर होता है, तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो 60 डिग्री आ जाएगा। a/2 30। बस फॉर्मूला लगाते, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एंड सोन, वहां चलाते तो दिक्कत आती। अच्छा, आपसे बोला क्या गया है? आपसे एंगल ऑफ रिजम ही पूछा, तो मैंने बता दिया। डेल्टा मिनिमम की सिचुएशन दे रखी है, ये पूछा नहीं है, ठीक है, इसको पूछा नहीं गया, सिचुएशन दे रखी है। चलिए, ए बराबर 60 डिग्री हो गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, हो गया होगा तुम लोगों से, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। नहीं हुआ तो देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखो 48 क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, फिर से प्रिज्म का ही सवाल है। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहे हैं। सेम तरीके से करेंगे, सेम तरीके से। ए दिया हुआ है 60 डिग्री, एन दिया हुआ है √2। मिनिमम डेविएशन के लिए आई पूछ रहे हैं। अब वही बात आ गई, मिनिमम डेविएशन है, डेल्टा मिनिमम का केस है, और आई की वैल्यू बतानी है। तो एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। एन कितना? √2। साइन आई चाहिए। अच्छा, मिनिमम के केस में जो आर होता है, आर a/2 होता है। अब अच्छी तरह याद हो गया होगा, मिनिमम के केस में आर जो होता है वो a/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 साइन 30 मतलब 1/2 साइन आई। सोल्व कर लो, √2, तो बच्चों आई कितना आ गया? 45 डिग्री। बस 45 डिग्री। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी। सिंपल, कर चुके हैं ऐसा सवाल पहले हम। मिनिमम डेविएशन एन इज साइन आई बाय साइन आर। आई हमसे पूछा गया है, आर हमें पता है a/2, हम यूज कर लेंगे और सवाल हमारा हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। 49 काफी अच्छा सवाल है। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, देयर इज स्मॉल ब्लैक डॉट एट द सेंटर ऑफ, ये हमने डीपीपी 5 में काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं, तो आपका कोई डाउट होगा तो डीपीपी 5 में आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं तो अच्छी तरह समझ लो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। कहते हैं एक ब्लैक डॉट है, यहाँ पे मान लो ब्लैक डॉट है, मैं ब्लैक बनाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं, व्हाइट बना लेते हैं। एक डॉट है जो कि सेंटर पे है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो गैप है वो आर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। When seen from solar, dot will appear to be located, कहते हैं डॉट कहाँ दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा अपने पहले समझते हैं कंसेप्ट को। तरीका याद है ना, किसको देखना चाहते हो? डॉट को। तो रे निकाल दो, ये बनेगा n2, ये बनेगा n1, हमने किया हुआ ऐसा, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। अब डीपीपी 5 देखो पूरी, आपको डीपीपी 5 के अगर आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, देखे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डीपीपी 5, ठीक है, मैं यहाँ लिंक अटैच कर दूंगा डीपीपी 5 का, आप आराम से देख लेना, आपको पूरी डीपीपी समझ आएगी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो प्लस माइनस हो गया, n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r। n2 रे इधर जा रही है तो 1, v इसमें से जा रही है तो म्यू, और u की वैल्यू देखो, u यहाँ है ना, कहते हैं ये सेंटर पे पड़ा है, तो सरफेस से यहाँ तक का गैप कितना है? -r। इधर नेगेटिव होगा ना, अपीयर ये हो रहा है, इक्वल टू n2 की वैल्यू 1 माइनस म्यू अपॉन -r, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, 1/v माइनस माइनस प्लस μ/r इक्वल टू, ये r दोनों को दे दो, -1/r प्लस μ/r, ठीक है। मैंने r दोनों को दिया, इसको दिया तो -1/r, इसको दिया तो प्लस μ/r। अच्छा, μ/r से μ/r कैंसिल हो गया, तो 1/v -1/r के इक्वल आ गया, मतलब v किसके इक्वल आ गया? -r के। अब इससे तुम क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो इमेज है वो r डिस्टेंस में बनेगी, अंदर की तरफ, माइनस इधर है ना, यानी कि जो इमेज है वो सेंटर पे बनेगी। कहाँ बनेगी? सेंटर पे बनेगी, और इसमें म्यू है ही नहीं,
इसका मतलब म्यू की कोई भी वैल्यू हो, इमेज हमेशा सेंटर पे बनेगी। म्यू है नहीं, आउटपुट में म्यू गायब हो गया देखो। इसका मतलब इमेज कहीं भी बनेगी, म्यू की किसी भी वैल्यू पे हो, सेंटर पे बनेगी। म्यू कुछ भी रख दूं, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें कह रहे हैं म्यू कुछ भी है और इमेज सेंटर पे है। तो ऐसा ऑप्शन अपना बी है, एट सी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू। क्या आंसर आ जाएगा? बी। ठीक है, एक अच्छा सवाल था। कैसे किया आराम से देख लो, समझा दिया मैंने। वी माइनस आर का मतलब सेंटर, अंदर की तरफ आए, माइनस की वजह से अंदर आ गए, और आर डिस्टेंस मतलब तुम सेंटर पे पहुंच गए। तो सेंटर पे बनेगी इमेज, और म्यू का कुछ भी वैल्यू होगा तो यही बनेगी इमेज। तो क्या आंसर आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 50। 50 भी वैसा ही है, लेकिन 50 में जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल है। तो जैसा डायग्राम दिखा रखा है ना, तुम अपनी मर्जी मत चलाओ, जैसा डायग्राम दिखा रखा है वैसा करो। तो रे इधर आ रही है, रे इधर आ रही है, तो ये n2 है, ये n1 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जैसा बोल रखा है वैसा करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अगर मैं सारी वैल्यूज उठा लूं जो जो दे रखी है, तो देखते चलो क्या क्या मिलेगा। n2 मिलेगा 1, n1 मिलेगा 3/2, r मिलेगा प्लस 30, सॉरी प्लस 20 दिया हुआ है, और u मिलेगा प्लस 30। ये सारी वैल्यू प्लेस कर दो। कर डालें? कर देते हैं। n2 अपॉन v, n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 बाय r। n2 1, v चाहिए, n1 3/2, u 30, n2 माइनस n1 1 माइनस 3/2 यानी -1/2, r पॉजिटिव 20। वैल्यू रखी यहां से, एक बार इतना खेल खत्म हो गया ना, उसके बाद तो आपको पता ही वैल्यू रखनी होती है। 1/v, 3 से काटो 10, तो -1/20 -1/40। इसको इधर भेज दो, 1/v -1/40 प्लस 1/20, -1/40 प्लस 1/20। इसको सोल्व कर लो, तुम्हें पता है क्या आएगा, +40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? +40। सिंपली कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन। सिर्फ डायग्राम जैसा दे रखा है उसको फॉलो करो, अपनी मर्जी मत चलाओ कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जैसा डायग्राम दे रखा है उसको फॉलो करो। 51 नंबर, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, तो इमेज कैसी होगी? सिंपल, पहले v निकालना पड़ेगा। v इक्वल टू कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? देखो भाई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पे, तो -5, एफ +10 कॉन्वेक्स है, तो v निकाल डालो। -5 +10 -5 +10, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ऊपर -50, नीचे +5, तो कितना मिल गया बच्चों? -10 मिल गया। तो v -10, v -10 का मतलब क्या होता है? कैसी इमेज होती है? देख लो, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, v -10। अच्छा, अब इसमें हमारा ऑप्शन या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है। वी नेगेटिव लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज के लिए होता है, और पॉजिटिव रियल के लिए होता है। लेंस में, मिरर में उल्टा होता है। तो लेंस में वी नेगेटिव आया, मतलब ये कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें वर्चुअल इमेज का ऑप्शन है, ऑप्शन आपको दे रखा है सी, 10 सेंटीमीटर पे वर्चुअल, इसका मतलब सी आ जाएगा, और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 51 का अपना क्या आंसर आ गया? सी आ गया, वर्चुअल इमेज। सिंपल, क्योंकि माइनस लेंस में वर्चुअल को बताता है। चले आगे, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, 52। इनसाइड वाटर एयर बबल कैसा बिहेव करेगा? पानी के अंदर एयर बबल। अच्छा, एयर बबल वैसे होता कैसे? ऐसा होता है ना, यानी कि कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है। तो हमने एक बात करी थी पुरानी डीपीपीज में, पुरानी एक्सरसाइज में, कन्वेक्स और कनकेव की। अगर आप इसको इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालोगे तो ये अपना बिहेवियर उल्टा कर देगा, और इसको इससे कम वाले में डालोगे तो बिहेवियर सेम रखेगा। तुमने, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 एयर का, तुमने इसको पानी में डाल दिया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, यानी तुमने इसको इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाल दिया। तो जब ऑब्जेक्ट को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाला जाता है, तो वो ना अपना जो बिहेवियर है, वो अपने बिहेवियर को क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। मतलब अगर वो कन्वेक्स है,
तो वहां जाके कॉनकेव बन जाएगा, और अगर वो कॉनकेव है तो वहां जाके क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, तुमने ज्यादा वाले में डाल दिया, तो ये अपना बिहेवियर उल्टा कर देगा, मतलब ये कॉन्वेक्स की जगह किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह। तो पानी में गिरते ही इट विल बी कॉनकेव। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें कह रहे हैं कि ये कॉनकेव करेगा, ऑप्शन बी, ऑलवेज लाइक अ कॉनकेव लेंस। अच्छा और इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल सवाल था, आराम से रिवाइंड करके सुन लो, देख लो क्या किया गया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f विल फॉर्म मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखिए ये सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने 10th क्लास में डायग्राम बना बना के देखे हैं। आपको पता है जब लेंस और f के बीच में, यानी कि p और f के बीच में, जब p और f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, f और 2f के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो आपको जो इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है। एफ और 2f के बीच में, ये जो भी कह रहे हैं ना मैग्नीफाइड एफ और 2f, ये 10th क्लास में आपने केसेस बना बना के देखे होंगे, फिर से बना बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सीधा सवाल है 54। 54 देखो, थोड़ा लॉजिकल लेकिन अच्छा क्वेश्चन। दो लेंस है, यहां से रे आई और ऐसे गई, फिर यहां से रे कैसे जा रही है देखो, फिर यहां से रे ऐसे जा रही है। अच्छा, पैरेलल आती है और इकट्ठी हो जाती है, मतलब ये फोकल लेंथ है, f1 मान लिया, ठीक है, इन्होंने इसको f1 बोला है, ओके। और फोकस से जाती है फिर पैरेलल हो जाती है, मतलब ये भी f हो गया, ये f2 हो गया। सिंपल लेंस की प्रॉपर्टी, पैरेलल आती है इकट्ठी हो जाती है तो पॉइंट फोकस है, और फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है, यानी कि दोनों ही पॉइंट फोकस है, एक इसका फोकस एक इसका फोकस, तो ये जो गैप है, ये क्या ये दोनों का सम होगा, f1 प्लस f2। तो यही पूछा आपसे कि ये गैप कितना है, हम कहेंगे f1 प्लस f2। दोनों ही कन्वेक्स लेंस है, इसलिए फोकल लेंथ दोनों की पॉजिटिव होगी, इसलिए f1 प्लस f2 आएगा। अगर ये कॉन्केव होता ना यहाँ पे, तो f1 माइनस f2 आ जाता, बात समझे, f1 प्लस f2, तो कौन सा ऑप्शन, सी आंसर आ जाएगा। सीधा फैक्ट बेस्ड था, कर चुके हो, नहीं तो समझ लो। 55, ग्लास लेंस इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्लेट, ये हम पहले एक डीपीपी में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब μ1 बराबर μ2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होते हैं, तो लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, प्लेट की तरह, पहले एक डीपीपी में डिस्कस हो चुका है। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन 56 क्या कह रहे हैं, डाइवर्जेंट लेंस फॉर रियल ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस। डाइवर्जेंट मतलब किसकी बात करें, कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव जो होता है, डाइवर्जेंट मतलब कॉनकेव, कॉनकेव आपको पता है हमेशा छोटी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो क्या बनेगा, ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। क्या आंसर आ जाएगा, ए। ये तो प्रॉपर्टी है इसकी। कन्वेक्स या कन्वर्जिंग सब कुछ बना पाता है, लेकिन जो कॉनकेव है वो हमेशा क्या बनाता है, छोटी इमेज बनाता है या वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए ए आ जाएगा। 57 देखेंगे, क्या कह रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस 4D, कॉनकेव लेंस 3D। सिंपल, कॉन्वेक्स 4D, तो P1 प्लस 4D कॉन्वेक्स है, P2 माइनस 3D कॉनकेव है, तो पी नेट का फॉर्मूला P1 प्लस P2, जोड़ दो दोनों को, 4D माइनस 3D कितना आ जाएगा, 1D। तो ऐसा कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, ए आ जाएगा, 57 का ए आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, सीधा सवाल था ये तो, 4D, दोनों साइन चेक करो, हो जाएगा। व्हाट इज द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ दे रखी है तो पावर का फॉर्मूला 100/f, यानी 100/40, यानी 2.5। बिकॉज डाइवर्जिंग है तो पावर नेगेटिव होती है, क्या हो जाएगा, -2.5D। तो विच इज द आंसर, फोर्थ आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 देखिए, सिल्वरिंग का सवाल है। 59 कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेन हिस्से पे पॉलिश कर दी है, तो पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। फॉर्मूला याद है इक्विवेलेंट का, 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला 1/fm माइनस 2/fl, ये फॉर्मूला होता है, नोट्स में है आपके, 1/fm माइनस 2/fl। अच्छा, 1/f इक्विवेलेंट, प्लेन है तो प्लेन का फोकल लेंथ इनफाइनाइट -2, लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, देखो लेंस की फोकल लेंथ आपको -10 दे रखी है। प्लेनो कॉनकेव है, सॉरी प्लेनो कन्वेक्स नहीं है, प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये,
प्लेनो कॉनकेव। माइनस 10 दे रखी है, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5, तो अपना जो 1/f इक्विवेलेंट आया वो 1/5 आया। तो जो f इक्विवेलेंट आया बच्चों कितना आ जाएगा, +5। क्या आ जाएगा, +5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, आपकी एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन का, 60th क्या है। When two thin lenses put in contact, the focal length of combination is, दो लेंस को अगर कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, 1/f net 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो दो लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक की फोकल लेंथ अपने 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। एफ नेट निकालते हैं, 1/2 1/5, एलसीएम लेते हैं, 1/f नेट 10 एलसीएम आ गया, तो 5 + 2, तो बच्चों जो एफ नेट आया वो क्या आया, 10/7 आया, यानी 1 पॉइंट कितना 4 आ गया। अब जो नेट फोकल लेंथ आई, अगर आप देखो नेट फोकल लेंथ जो आई है, एफ नेट जो आई है वो f1 से भी कम है, और जो नेट फोकल लेंथ आई है वो f2 से भी कम है, यानी कि दोनों से ही कम है। जो नेट फोकल लेंथ आई है वो f1 से भी कम है, f2 से भी कम है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन में जो नेट फोकल लेंथ आया करेगी वो दोनों से ही कम हुआ करेगी, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, यस, ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन है कि दोनों ही लेंथ से क्या होगी, कम, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था अपना आज का मॉड्यूल डिस्कशन, एक्सरसाइज 1 के 31 से 60 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे एक्सरसाइज 2 के पहले 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़े वो लेंथी सवाल है, तो उनको अपन 20 के 3 सेगमेंट्स में करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक लाइक करो, शेयर करो, चैनल से जुड़े रहो, वीडियोस देखो, और जितने भी वीडियोस चैनल पे आ रहे हैं सब में पार्टिसिपेट करो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।